net value of final good and services. क्या था नेशनल इनकम? Net value of final good services. फाइनल गुड सर्विसेज क्या होती है? Final good services जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? हमने बताया था ना कि सेकेंडरी सेक्टर का क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि secondary रिपीटिशन में हो ना, yes क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में भी अगर लेट्स सपोज कोई बिस्किट है, ठीक है, तो उसमें रॉ मटेरियल ऐड होगा और चीज़ें क्या ऐड होगी? right प्राइस वैल्यू एडिशन होगा सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि बनाने में भी कुछ कॉस्ट लगेगी। तो वो कॉस्ट अगर ऑलरेडी यहाँ ऐड हो चुकी है, मान लो कि 30 रुपए लग गया है, यही कॉस्ट आपका टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? कुछ बेनिफिट ऐड करके 50 का बिकता है ना? तो इसमें ये कॉस्ट आपकी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अगर हम सेकेंडरी सेक्टर पे कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या बन जाएगी? 80। तो 80 में आपका सेकेंडरी और टर्सरी तीन पूरा रिपीटिशन होगा, दोहराव आएगा, तो इसलिए अपन क्या लेते हैं? टर्सरी सेक्टर मतलब फाइनल। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाएगा हमेशा। ये चाहे आप बात किसकी करो, जीडीपी की, या फिर बात कर लो आप नेशनल इनकम की, या फिर जीएनपी की, या फिर एनएनपी की, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है एंड नॉमिनल जीडीपी, वो हम जीडीपी के पार्ट के साथ देख लेंगे। तो इन सभी में अपन क्या यूज करने वाले हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी डिफिनीशन हो गई थी, हो गया था, क्या लिखा था डिफिनीशन? द टोटल मनी वैल्यू ऑफ, नहीं लिखा था? एक बोल रहा है लिख लिया, एक बोल रहा है नहीं लिखा। सोच के बताओ, सोच के क्या, देख के बताओ। चलो नहीं लिखा था तो ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विदिन द ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंस ईयर। नीचे यहाँ पे लिख लो, ऐसे लिखो नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नीचे लिखो विदिन द सर्विसेज, within the duration a financial year, within the duration a financial year, अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? कौन बताएगा? फाइनेंशियल ईयर लास्ट अपन जो ईयर यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा? 1 जन से 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर में जो यूज करते हैं वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा क्या लेंगे? 1 ईयर टू 31 मार्च। यही रीजन है कि जब भी अपन बैंकों में मार्च में जाते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, तो बैंक वाले अवॉइड करते हैं या कोशिश करते हैं, मना करते हैं। रीजन बिहाइंड इट, अगर आपने पढ़ा है आरबीआई एक्ट 1934, सबने पढ़ा है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ आरबीआई का? 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है पूरा। अगर साइकिल इसको कैलकुलेट करोगे तो कब तक चलेगा? 31 मार्च। तो फिर क्या हुआ आपकी? अब नेशनल इनकम की टोटल डिफिनीशन, नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विदिन द, आगे लिख लो विदिन द नेशन। नेशन आपका क्या? कंप्लीट इंडिया। तो विदिन द नेशन है ना, विद टाइम पीरियड ऑफ ए फाइनेंस ईयर। फाइनेंस ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, याद रखना हमेशा, ठीक है। अब फाइनल गुड्स समझ आया? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों लेते हैं? और ये आपका नाम क्या है? नेशनल इनकम। तो नेशनल से क्या समझते हैं आप? कंप्लीट राष्ट्र। नेशनल से क्या समझते हो? हमारा नेशन क्या है? हमारा नेशन का नाम है ना। तो कंप्लीट इंडियाज की जो बाउंड्रीज है, इंडियाज टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका टोटल नेट वैल्यू, ठीक है, टोटल सकल वैल्यू कितना आपका 1 फाइनेंस ईयर में। तो 1 अप्रैल से लेकर कब तक? 31 मार्च तक सारा कुछ जो कैलकुलेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं?
नेशनल इनकम। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखो। लिखा है। लिखा है, क्या होता है बताओ। नेट NIC plus G plus I plus ब्रैकेट X minus I। चलो फॉर्मूला समझते हैं। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है NI is equal to C plus G plus I plus X minus M। ठीक है, आगे भी लिख सकते हो माइनस डिप्रिसिएशन एंड सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। अब बताओ जरा डिप्रिसिएशन क्या होता है। C फॉर कंजम्पशन कंजम्पशन ऑफ या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, G फॉर G for गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, इसीलिए बोल रहा था इधर बैठो। ओके, I फॉर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड X फॉर एक्सपोर्ट M फॉर इंपोर्ट इम्पोर्ट। अब बताओ अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि हमारे इंडिया से कितना पैसा, मान लीजिए 100 रुपीज का हमने क्या करा, सोल्ड आउट करा किसी दूसरी कंट्री को। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है और इस साइड कोई चाइना, हमने कोई प्रोडक्ट अपने यहाँ से बेचा किसको, चाइना कितने रुपए में, 100 रुपये में 100 रुपए में, और बदले में हमने वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदा 50 रुपीज का। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 100 माइनस 50, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका क्या हुआ 50। इसीलिए हम क्या करते हैं वहां डिफरेंस कर देते हैं, किसका, जो हमने बेचा है प्लस जो खरीदा, तो उससे एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x माइनस m, x इंडिकेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड m इंपोर्ट। उसके बाद अपन आते हैं डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन में लेट सपोज ये अपना चेयर की बात कर लेते हैं, या फिर अगर ये पोडियम है, आज हमने इसको खरीदा 1000 में। ठीक है, एक ये हमारा क्या है पोडियम, इसको हमने कितने में खरीदा, 1000 में। इसको आने वाले कुछ टाइम के बाद जब इसको हम कुछ यूज कर लेंगे, 1-2 महीने बाद सेम कॉस्ट रहेगा क्या, कुछ कॉस्ट गिरेगा, कितना कॉस्ट गिरेगा, मान के चलो अगर ये 1000 का आज लिया है, अभी कल को भी बेचने जाओगे तो ये 1000 में बिकेगा, नहीं कुछ कॉस्ट डिफरेंस होगा, कितना आएगा, मान के चलो अगर 1000 की चीज अभी कितने में बेचोगे, 800 में बेचोगे, तो डिफरेंस क्या है आपका 200 का। तो जो टाइम के साथ आपकी वैल्यू गिर रही है उसी प्रोडक्ट की, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन सबको समझ आया क्या होता है, जो वक्त के साथ साथ किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को क्या करे, डिक्रीज कर दे, तो वो हमारा क्या होगा, डिप्रिसिएशन। अब सोचो कोई लेट सपोज एक चेयर ले लेते हैं, ठीक है, इसकी कॉस्ट थी 500, कुछ टाइम यूज करने के बाद इसकी कॉस्ट कितनी बची, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली सेकंड हैंड, है ना। न्यू हैंड का प्राइस अलग होता है और चीज वो सेकंड हैंड हो जाएगी तो प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो प्राइस अगर डिक्रीज हुआ 500 की चेयर, अब हम हमारी कितने में बिक रही है, 200 की, तो हमारा डिफरेंस कितना आया 300। तो जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो क्या होगी 300, मतलब एक तरह से समझो चीजें घिस गई। ठीक है, डिप्रिसिएशन मींस जो अगर ये पोडियम है तो यूज कर लिया तो इसका कॉस्ट गिर गया, तो वो कॉस्ट कितना था 300 रुपए। तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस क्यों किया जाता है, जिससे एग्जैक्ट वैल्यू निकल सके। कि मान लीजिए ये चेयर है 1000 की थी, अभी इस चेयर को आप बेचने जाओगे तो 500 से कम ज्यादा की बिकेगी नहीं। तो जो घिसाव हुआ, जो इसमें डिप्रेशन आया, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये टर्म याद रखना। उसी के साथ सब्सिडी क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, लाइक फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स की आप प्राइवेट शॉप पे जाएंगे, ठीक है, कॉमर्शियल शॉप, तो वहां आपको कितना का है, अप्रॉक्स 750 की पर कितना 50 kg का समथिंग होता है बैग, इतने में मिलता है। बट सेम समहाउ अगर ये गवर्नमेंट की अथॉरिटाइज कोई इस पे जाएंगे फर्म पे, तो वहां आपको कितना का मिल रहा है 310 या अप्रॉक्स 320। तो ये जो 50% के अप्रॉक्स आपको गवर्नमेंट क्या दे रही छूट, तो
तो ये क्या है? सब्सिडी, जो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली छूट देती है उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी। ठीक है, तो ये पूरा टर्म समझ आया। इसी के साथ एक और टर्म आता है, इसी के साथ अपना आगे ऑब्लिक करके लिख लेना, R माइनस पी। R माइनस पी क्या क्या होता है? सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट, तब वो 50% डिस्काउंट देता है ना, बाद में 50% कहाँ से वो लोग रिपेयर करें? ये देखो, अगर कोई फर्म है, पहली चीज वो फर्म कौन सी होगी? एमएसपी पे होगी, गवर्नमेंट फर्म होगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट फर्म का ये 750 का अप्रॉक्स बैग कौन देता है? प्राइवेट सेक्टर। आप प्राइवेट फर्म पे जाओगे, प्राइवेट कंपनी पे, प्राइवेट शॉप पे, तो इतने का देगा। बट गवर्नमेंट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड रखता है कितना? 50% सब्सिडी। तो ये यहाँ से फार्मर्स को जो मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर को कितने में मिलेगा? 320 का बैग। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो होते हैं फर्म्स, उनकी बात करो। उसके साथ साथ अपन समझते हैं R माइनस पी क्या होता है। 3 कंडीशन होती। आप लोग जरा बताएं कि जो अपने इंडियन रेजिडेंट होते हैं, मतलब अपना इंडिया का कोई आदमी जाके फॉरेन में कमाने के लिए पहुंचा, अर्निंग पर्पज से गया है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से जो फॉरेन गया है उसका इनकम जो है वो हमारा नेशनल इनकम में ऐड होगा नहीं होगा? सोच के बताओ जरा। हाँ, होगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उसका फैमिली यहाँ रहता होगा, उसका फैमिली यहाँ रहता है, तो बेसिकली क्या है, वहां से पैसा आ रहा है, पैसा भेजेगा अपने घर वालों को, अपना परिवार का पालन भरण पोषण के लिए, तो पैसा ऐड होगा। दूसरा केस है कि अगर कोई बाहर का, फॉरेन कंट्री का कोई रेजिडेंट हमारे यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो फिर बताओ, फिर होगा सारा पैसा वो अपने फैमिली नहीं भेजेगा। आपने बोला हमारे यहाँ से कोई बाहर जाएगा तो उसकी फैमिली है, और कोई बाहर से आएगा तो उसकी फैमिली नहीं है। घूमने के लिए नहीं, घूमने के लिए भी चलो, टूरिज्म पर्पज से भी अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो यहाँ का कंजम्पशन तो करेगा, कंजम्पशन करेगा। घूमने आया है तो यहाँ पे पैसा भी कुछ ना कुछ लगाएगा। ठीक है, यहाँ की रिलेवेंसी देखने के लिए घूमने जाएगा तो जो चीजें हैं वहाँ पे टिकट भी लगता है या कुछ भी चीजें, तो वो तो यहाँ पे ऐड होगा ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ उसकी भी तो फैमिली होगी जो अब्रॉड में बैठी है। अब्रॉड से मतलब क्या समझते हैं? बाहर। ठीक है, और ये आपका इंडियन। अब अगर यहाँ से कोई यहाँ गया था, इसकी फैमिली थी, तो इसने यहाँ से अपनी फैमिली को पैसा भेजा। तो समहाउ दूसरा केस, अगर कोई अब्रॉड वाला है, ठीक है, और ये इंडियन है, तो अगर वो यहाँ से आया है तो ये भी तो अपने पैसा भेजेगा अपनी फैमिली को। तो जो पैसा अपनी फैमिली को भेज रहा है वो हम किस में लेस कर देते हैं? डिप्रिसिएशन में। जो उसका अमाउंट यहाँ कंजम्पशन पे लग रहा है, वो खुद रह रहा है, खाएगा पिएगा, लाइफ साइकिल बनाए मेंटेन करेगा, तो वो चीजें जो यहाँ पे खुद रह रहा है वो हमारा कहाँ ऐड होगा? हमारे नेशनल इनकम में। उसके बाद अब जो आपने एक लिखा है टर्म आगे, R माइनस पी, ठीक, इसमें तीनों केस बनते हैं। पहला कौन सा? कि कोई फॉरेनर हमारे इंडिया आया, दूसरा इंडियन कोई बाहर गया, और तीसरा कोई टूरिज्म पर्पज से। ठीक है, तो सारे इसी में आ जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? R माइनस पी। इसके आगे डैश करके लिख लेना, एग्रीगेट्स फ्रॉम अब्रॉड, एग्रीगेट्स फ्रॉम अब्रॉड। ओके, सो जीडीपी सुना किसी ने? यस, जीडीपी इज आल्सो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेक्स्ट हेडिंग जीडीपी। देखो डेफिनेशन जैसे मैंने बनवाया है ना, फ्लो चार्ट बना के, इस टाइप से याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। अगर लीनियरली आप पूरा लाइन बाय लाइन लिख के याद करोगे तो शायद थोड़ा टिपिकल होगा। अब समझो नेशनल इनकम में हम डिप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ ऐड करते हैं, बट अगर जीडीपी की बात करेंगे तो हम उसमें डिप्रिसिएशन नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। प्लस जीडीपी हमारा क्या होता है? डोमेस्टिक बाउंड्रीज में कैलकुलेट। अब जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक। ठीक है, अब समझो ऐसे प्रोडक्ट, देखो इधर डेफिनेशन बनाओ, चलो ब्रेक करो। ऐसे प्रोडक्ट जो कि कहाँ पे? डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में। ग्रॉस मतलब टोटल सकल। ठीक, तो वो सारे प्रोडक्ट जो कहाँ पे पाए जाएंगे? हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में। तो उन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा?
जीडीपी, उन सबका मनी वैल्यू। तो सेम जैसे पैटर्न उस पे नेशनल इनकम में लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे अपन। तो इसको फिलहाल आप लोग कीवर्ड से डिफाइन करना सीख लिए, ब्रेक करना। इसको अपन ब्रेक करेंगे 3 पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, वो सभी प्रोडक्ट जो कहाँ पाए जाते हैं हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में, ठीक है, उनका टोटल क्या होगा, मनी वैल्यू। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो लिखो द मनी वैल्यू ऑफ कौन से गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नीचे यहां पे लिखो produced within the geographical boundaries, produced within the geographical boundaries of the country, geographical boundaries of the country during a period of time. Geographical boundaries of the country during a period of time. वो टाइम क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस ईयर, मतलब 1 अप्रैल टू कितना 31 मार्च। अब बताओ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होती हैं, जो कि कंट्री के अंदर आपकी ज्योग्राफी के अंदर जो हमारी जियोग्राफिकल के अंदर सीमा के अंदर आता है ना। चलो अगर लेट सपोज अपन मैप बनाते हैं, बहुत अच्छी तो मेरी ड्राइंग नहीं है, फिर भी अपन कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक साइड हो गया, दूसरी साइड आ जाओ। ये आपका गुजरात वाला एरिया और ये मोस्टली कौन सा। अब ये वाला रीजन को क्या बोलते हैं जरा बताना, थोड़ा जियोग्राफी में एंटर करते हैं। नीचे वाला जो रीजन, देखो पहले तो ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही है ना, सभी जो पूरी लाइंस दिख रही है उधर, तो ये हमारी कौन सी बाउंड्रीज हुई, लैंड बाउंड्रीज। लैंड बाउंड्रीज, इसको हम दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, सारी जो दिख रही। इस वाले बात, इसमें बात करते हैं क्योंकि नीचे सब क्या है, ओशियन है, तो ओशियन है तो क्या होगा, पानी होगा। तो ये कौन सा रीजन बोला जाता है, पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर क्या होता है, तीन साइड से पानी वन साइड लैंड लॉक कंट्रीज या फिर लैंड लॉक प्लेस एंड बाकी साइड वाटर बॉडीज। तो अगर आप देखोगे थोड़ा ये लाइक यहाँ केरला या आंध्रा का रीजन ले लो, तो बाकी की जो बॉडीज है वो कौन सी है, यहाँ पे वाटर बॉडी, ठीक है। एक साइड ही अपने को क्या मिलता है, लैंड मिल रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप याद रखिए ओशियनिक उसमें जाएंगे वाटर बॉडीज में, तो कितना डिस्टेंस, 12 नॉटिकल, ठीक है, इतना डिस्टेंस तक। अब सोचो जो आंध्रा या केरला के लोग हैं उनका मोस्टली प्रोडक्शन क्या चीज में है, फिशरीज का बिजनेस, जिसको हम ब्लू इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो आप सोचो अगर ये यहाँ से मछली पकड़ेंगे तो कितने डिस्टेंस तक, 12 नॉटिकल मील तक जो भी चीजें पकड़ेंगे, तो वो मछली लाके बेचेंगे कौन सी मार्केट में, इंडिया की मार्केट में, अपने केरला या जो भी आंध्रा की साइड, भाई समझ आ रहा है, वही बेचेंगे। तो ये वापस अगर यहाँ से मान के चलो 1 टन या 1 क्विंटल मान लेते हैं, 1 क्विंटल मतलब कितना, 100 ठीक है, 1000, 1 क्विंटल 1000 या 100 ठीक है, 1 क्विंटल मान लो फिश पकड़े, तो ये वापस लाके यहीं पे सोल्ड आउट करेंगे, तो हमारे जीडीपी में कंजम्पशन के वे में कैलकुलेट होगा नहीं होगा, होगा। तो ये डिफिनेशन फिलहाल समझ आई, इसको पढ़ के जरा बताओ। द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल क्या लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम क्या लेते हैं हम मोस्टली? फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 साल। 1 साल कितना? डेट बताओ। 1 साल तो आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी होता है। एक फाइनेंशियल ईयर हमेशा आपका कैलकुलेट होता है 1 अप्रैल। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमेशा याद रखना, जहाँ भी फाइनेंशियल ईयर की बात आएगी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, वहाँ जैन वाला ही चलेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब इस बाउंड्रीज में बताओ, इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सब ऐड होगा, यस होगा ना? ठीक है, लिखो फॉर्मूला जरा। जीडीपी का फॉर्मूला होता है आपका C प्लस G प्लस I। सॉरी, C प्लस G प्लस I क्या हो गया? C डिनोटेड बाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G denoted by government expenditure and I is also called investment। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जीडीपी। जीडीपी नेशनल इनकम का पार्ट है या नेशनल इनकम जीडीपी का पार्ट है? नेशनल इनकम जीडीपी का पार्ट है। बस बोल दिया उल्टा। अगर उसका पार्ट होता तो मैं पहले नहीं लिखा था। देखो, नेशनल इनकम के ये टाइप्स हैं, एग्रीगेट्स हैं, कौन से? जीडीपी, जीएनपी। ठीक है, तो मेन आप सोचो ना, पहले पूरा आप राष्ट्र की बात कर रहे हो। नेशनल मतलब क्या? राष्ट्र। तो जब ये पूरा नेशनल है तभी जाके ना जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है। तो पार्ट कौन सा किसका होगा? पहले हमारे लिए नेशनल है, ठीक है, तभी तो इसमें हमको बाउंड्रीज मिलेगा। ये हमारा पूरा, अगर ये बाउंड्रीज की भी बात करो, उसको हम नेशन नहीं बोल सकते क्या? नेशन बोल लेंगे ना। और ये कौन सा नेशन है? इंडियन। इंडिया। जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, इंडिया दैट इज भारत। क्या बोले आप? यूनाइटेड किंगडम। यूनियन ऑफ टेरिटरीज। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी। तो क्या पढ़ेंगे इसको? जीडीपी एट कौन से प्राइस पे? मार्केट प्राइस। अब बताओ मार्केट प्राइस क्या होता है? कस्टमर जिस प्राइस पे कस्टमर को जिस प्राइस में कस्टमर को मिल रहा है। कस्टमर को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। लिखो जरा पहले 2 लाइन। इट इंक्लूड्स indirect taxes such as custom duty, excise duty, वैट क्या होता है? हाँ, अभी जीएसटी पता है किसी को? जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी का जो पहले रूप था वो क्या था? वैट। जीएसटी आपका कब लॉन्च हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ? 101 जीएसटी काउंसिल आपकी आई थी 2015 में, मतलब आप अमेंडमेंट बता रहे हो 101। ठीक, तो ये पहले इसका क्या नाम हुआ करता था? वैट। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, कस्टम ड्यूटी लिख लिया, एक्साइज ड्यूटी लिख लिया, वैट लिख लिया। नेक्स्ट लिख लो गवर्नमेंट सब्सिडीज। गवर्नमेंट सब्सिडीज। अब अपन थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल हमने क्या लिया था? फर्टिलाइजर का, ठीक है, फॉर द कौन से सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या? एग्रीकल्चर। वहां पे अगर फार्मर जाएगा क्या सब फर्टिलाइजर लेने,
तो उसको लगभग 50% 48% सब्सिडी मिलती है, मतलब एक तरह से डिस्काउंट मिलता है। तो वो बैग उसको 320 या 310 में मिलता है, जो बैग आपको कॉमर्शियल शॉप से कितने में मिल रहा है, 750 समथिंग। Yes. अब एक बात समझो, जो भी मार्केट प्राइस है, मान लीजिए कोई अभी पार्ले जी कंपनी है, ठीक है, पार्ले जी, सबने पार्ले बिस्किट खाया ना सबने, खाए हो, पार्ले खा के बड़े हुए हो, है ना, खुद बड़े हो गए, बट उसमें जो फोटो है एक छोटी सी बच्ची की, वो अभी उतनी छोटी है, आज भी पार्ले देखोगे उतनी ही है, वो नहीं बड़ी हुई। तो अपन ये बताओ, जो पार्ले जी कंपनी है, ठीक है, इसमें आपका एक्साइज ड्यूटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? स्ट्रेचेस। देखो, एक्साइज ड्यूटी होता है जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो वन प्लेस से दूसरे प्लेस, तो वहाँ पे कुछ एक्साइज ड्यूटी लगता है। कस्टम ड्यूटी जो होता है वो आपका बाई स्टेट टू स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर कोई आपका ट्रांसपोर्ट जा रहा है, कोई गुड्स या सर्विसेज जा रही हैं, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। उसके साथ वैट, जो अभी जीएसटी के फॉर्म में देखते हो, तो कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो उसमें लिखा होता है ना 18% जीएसटी या जो भी, वो बात अलग, अभी स्लैब बन गई है नहीं, जो कि आपकी कब से रेगुलेट होगी? 22 सितंबर से। तो पहले 4 स्लैब थी, अभी कितनी है? 2, 5 और 18 वाली, ठीक है। तो वो अपन जो पूरा टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो जीएसटी का जो पहले रूप हुआ करता था वो होता था वैट। इससे पहले भी एक होता था, वो होता था सेन वैट, ठीक है, सेंट्रल वैट जी, इसका भी जो पहले रूप हुआ करता था, ठीक। फिर ये कमिटीज बनते बनते जब सब कुछ मर्ज किया गया है, वो अब किसमें कर दिया गया है? जीएसटी में। किसको? जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो मुझे किसने किया देख लेना, बट ये काउंसिल आई थी आपकी 2015 में, उसी टाइम पे आया था, और एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ओके, सो एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी समझ आया, वैट, और प्लस इसमें क्या लिखा है लास्ट में हमने? गवर्नमेंट सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? कम दाम पे डिस्काउंट पे लेना। कुछ स्कीम्स कौन लॉन्च करता है? गवर्नमेंट, है ना, और हर एक गुड्स या सर्विसेज पे कुछ कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, खासकर कौन से सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे फर्टिलाइजर सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले सकते हो। उसके अलावा कुछ कुछ स्कीम्स होती हैं, उन पर भी सब्सिडी दी जाती है। जैसे आपके जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम, हमने नाम क्या बताया था? मुमकिन। नहीं, वो तो एक अलग स्लोगन हो गया, वो तो थोड़ा पॉलिटिक्स में जा रहे हो, मोदी है तो मुमकिन है, अपने को पॉलिटिक्स नहीं खेलना है।